प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखने का सिलसिला जारी है और 3 खतूत इस सिलसिले में लिखे जा चुके हैं। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से पहली मरतबा इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है। एक तकरीब के दौरान आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी का कोई खत नहीं मिला और यह भी कहा कि अगर मिलेगा भी तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, और ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई खत आया उन तक तो वो इसे वज़ीर आज़म को भेज देंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि ख़त की बातें जो हैं ये सब चालें हैं, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है और तरक्की हो रही है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से ख़त में जिस तशवीश का इजहार किया जाता रहा है कि मुल्क की मईशत डूब रही है, मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, इस पर भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आर्मी चीफ ने कहा कि तरक्की हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, तहरीक इंसाफ के लिए क्या पैगाम है और क्या ये हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियां हैं उस पर इत्मीनान का इजहार भी है। और इसके साथ साथ ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। इस सिलसिले में 2 मीटिंग्स भी हो गई हैं। सुना है कि रमज़ान से पहले इस सिलसिले में कोई बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। क्या हो रहा है? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, खुश आमदीद। फवाद साहब, ये आज जो रद्द-ए-अमल आया है इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो वो ख़त पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते, सिक्योरिटी ज़राए से भी हमारे पास जो खबर पहले आई थी वो यही थी कि जी इस तरह का कोई ख़त मिला भी नहीं और उस पर दिलचस्पी भी नहीं है। आज भी ये कह दिया गया है, आप क्या कहेंगे? लेकिन मेरा ख्याल दिलचस्पी तो होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर तो इस वक्त कोई नहीं है और पाकिस्तान के अवाम के दिल की धड़कन इस वक्त इमरान खान के साथ है और जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर सीरियस तवज्जो देने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि जो है वो हमें नहीं मिला, क्योंकि हर शख्स को पता है कि ओपन लेटर है और ओपन लेटर जो है वो डाकिए तो नहीं देखे जाते। जाहिर है कि वो आप किसी से भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक माहौल है, सियासी माहौल है, उसकी जो तलखियाँ हैं उसको कम होने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और इमरान खान ने अपने ख़त में कोई ऐसी तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की कि जिसके ऊपर जो है कोई गिला किया जाए। उन्होंने जो एक हकीकतें हैं वो बयान की हैं और ये जो ख़त है बुनियादी तौर के ऊपर तो इमरान खान जो एक पब्लिक नैरेटिव है उसको वो बना रहे हैं और वही उन्होंने जो उनका पब्लिक नैरेटिव है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान में पहले ख़त से लेकर आज आप तक तमाम जो मीडिया है वो इमरान खान के ख़त को ही डिस्कस कर रहा है, सोशल मीडिया सारा इमरान खान के खतूत ही को डिस्कस कर रहा है। तो जाहिर है कि इसकी इम्पोर्टेंस है। और दूसरी तरफ ये कहना कि पाकिस्तान में सब अच्छा है और इकॉनमी भी बड़ी अच्छी जा रही है, हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर बात है और जाहिर है कि इसको लेकिन इस रद्द-ए-अमल से एक अंदाजा तो होता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो जो फासले थे, वो जो तलखियाँ थीं, वो बरकरार हैं, तनाव बरकरार है और उस सिलसिले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के बाद इंटरव्यू से अंदाज़ा होता है, वो कहते हैं कि जी 99% चीज़ें ठीक हो गई हैं या मामलात के हल के करीब आ गए हैं। तो फिर ये खबरें तो महज खबरें ही थी, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ से सीरियस मुज़ाकरात हो रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के, उसी वक्त नवाज शरीफ को अदालतों से सजाएं भी हो रही थी। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, बट नॉनदलेस मेरे ख्याल में अगर नहीं हो रही बातचीत तो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, सीधी बात है, या तो 3 साल में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसका कोई जवाब तैयार कर लेती है। उनका जवाब है नहीं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और उसके अलावा पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा फवाद साहब, आप जो ऑप्शंस निकल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आप हमेशा से हामी रहे हैं कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसा अलायंस जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हों। आपके ख्याल में क्या अब ये अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है या जैसे मौलाना ने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त? नहीं, काफ़ी करीब आ गए हैं। जाहिर है कि 6 महीने 8 महीने इसमें डिले हुआ है। आपको याद होगा कि इलेक्शनों से अगले दिन ही मैं तो जेल में था और मैं अपनी तारीख पे आया था और मैंने कहा था कि ये हमें JUI और PTI को इकट्ठा होना चाहिए अलायंस में। लेकिन बहरहाल वो चूँकि एक लीडरशिप का भी एक इशू है, ज़ाहिर खान साहब जेल में हैं, बाकी पीछे को उस तरह है नहीं, तो उसकी वजह से ये डिले हो गया।
लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो करीब आई हैं। असद कैसर साहब की मुलाकात भी हुई है, अभी कामरान मुर्तज़ा साहब से हुई है, और उनमें उन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं वो रखे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान अब काफ़ी हद तक क्लियर है कि वो इस अलायंस को जो है वो उसमें शामिल भी होंगे और एक मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के लिए भी तैयारी जो है वो होगी। फवाद साहब, जो ख़बरें हैं मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात के हवाले से, उसमें से ख़बरें यह हैं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की भी तब्दीली चाहते हैं। शायद उनके हल्के में भी राइवलरी है और वजूहात भी होंगी। आपके ख्याल में ये शर्त मुनासिब है, और क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, आला क़यादत के लिए और इमरान खान साहब के लिए इसको मानना मुमकिन होगा? देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है और ना ही उन्होंने ये बात कही है। इमरान खान ने अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप डीआई खान की पॉलिटिक्स जो है उसको एक नेशनल पॉलिटिक्स से अलहदा रखें, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जो बयानात या गुफ्तगू हो रही थी उससे इमरान खान ने सख्ती से मना किया, सीएम ऑफिस को भी और हमारे जो बाकी लोग हैं उनको भी। तो उससे एक ये फजा पैदा हुई है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें जो बुनियादी चीज़ ये है कि जो महमूद अचकज़ई साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये सिर्फ पीटीआई का और उनका ही नहीं, इनका भी थोड़ा आपस में इख्तलाफ है। तो वो भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है और बढ़ रहे हैं उसकी जानिब, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इख्तलाफ अचकज़ई साहब को मौलाना से है या मौलाना को अचकज़ई साहब से है? बस दोनों छोटा मोटा है, लेकिन हल हो जाएगा। आपके ख्याल में दोनों बैक वक्त इस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं? अचकज़ई साहब भी होंगे और मौलाना भी होंगे? नहीं, वो तैयार हैं, इसके ऊपर तो बात हो गई हुई है, बस वो मोडेलिटीज तय करनी है। मोडेलिटीज इंशाल्लाह तय हो जाएंगी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपके ख्याल में फवाद साहब, ये जो खत लिखने की हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, और अभी हो सकता है वो चौथा भी लिख दें, ये सही स्ट्रैटेजी है उनकी, मुसलसल खत लिखते रहना? देखिए ना, इमरान खान तो एक समझिए आपके, वो तो एक जो नैरेटिव है वो सेट कर रहे हैं ना। ओपन लेटर का क्या मतलब होता है कि सभी पढ़ लें कि वो उनके क्या व्यूज हैं, क्या चीजें हैं। सो इमरान खान तो जो एक पॉलिटिशियन करता है कि अपना मौक़िफ़ और वो चीजें जो है वो सामने रखता है। अब आप देख लेना कि जब से इमरान खान ने खत लिखे हैं, पहले से लेके अब तक, वो खतूत ही जो है वो सारी मामलात जो है उसको डिस्कशन में भी, मीडिया की डिस्कशन भी उन्हीं के ऊपर है, और इस वक्त सारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो उन्हीं खतूत के रिवॉल्व कर रहा है। तो यही कामयाबी होती है किसी सियासतदान की, और ज़ाहिर है उनके पास बंदूक तो है नहीं, या पॉलिटिशियंस ने बंदूकें लेकर तो नहीं निकल जाना ना, उनने तो कलम से ही और गुफ्तगू से ही चीज़ें जो है वो करनी है। आई थिंक इमरान खान इज सेंटर ऑफ अटेंशन राइट नाउ, और ये भी उन्हें अटेंशन उनकी और बढ़ा रहा है उनकी तरफ। फवाद साहब, इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तानियों के भी, अगर हम आवाम के भी देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में जो हो रहा है उसमें बड़े कंसर्न्स हैं इस वक्त। कोर्ट पैकिंग खास तौर पर जो हो रही है, जजेस की जिस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, IMF का एक वफ्द भी आके चीफ जस्टिस से मिला है। आपके ख्याल में इसका कोई हल निकलने वाला है, या बस IMF को भी एक डोजियर दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो भी अपने नुक्ता नज़र पर बिल्कुल वैसे ही अड़े हुए हैं या डटे हुए हैं जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस। कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, बात यह है कि असल प्रॉब्लम तो यही है ना कि जो आपने पहले डिस्कस की है, वो है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकाते कार। बाकी हर चीज जो हो रही है वो तो उसका नतीजा है, कॉन्सिक्वेंस है उसका। अब इमरान खान के वजह से जो इलेक्शन है उसको धांधली की गई, और 18 नशिस्तों के साथ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और 27 सीटों के साथ जो आसिफ जरदारी हैं उन्हें सदर बनाना पड़ा। अब उसके बाद आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो ख़त्म करने पड़े, क्योंकि इलेक्शन की रिगिंग को वो कैसे वो आ जाती। उसके बाद फिर उसके खिलाफ अपीलें थी, फिर आपको हाई कोर्ट्स ख़त्म करनी पड़ी, फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस जो हैं वो मर्जी के लगाने पड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करनी पड़ी। अब 43 जजेस अपॉइंट हुए हैं 3 महीने में। इतने ज़्यादा तादाद में जजेस कभी सुपीरियर कोर्ट्स में अपॉइंट नहीं हुए, और उसकी वजह से जो एक क्रेडिबिलिटी है जुडिशरी की वो मुकम्मल तौर के ऊपर एरोड हो गई है। और जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है उसने जाहिर है कि इसको मजीद ख़राब किया। और इनका जब तक ये टेम्परेचर नीचे नहीं आते, जब तक नहीं होता,
पाकिस्तान एक्चुअली सफर कर रहा है इस सारे मामले ये में। टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? एक तरफ इमरान खान सख्त लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, रोजाना वो सहाफियों से बात करते हैं, वो ट्वीट होती है, वो छपता है, उस पर डिस्कशन होती है, फिर खत लिखते हैं, उसमें भी बहरहाल कुछ सख्त बातें तो हैं, और दूसरी तरफ अलायंस बन रहा है, सड़कों पर आने की तैयारी हो रही है, मौलाना को साथ में लाया जा रहा है, ऐसे में तो तनाव शायद और बढ़ेगा। तो तनाव कम करना तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के हाथ में है ना। आज फॉर एग्जांपल अगर राना सनाउल्लाह साहब हैं या ये जो बाकी लोग हैं अगर गुफ्तगू शुरू करें, और साथ ही आप जो MNA हैं PTI के, उनको उठा के उनके घर में घुस के उनको उनके बीवी बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बना के उन्हें जेलों में डालें, तो मुझे आप बताएं ना, फिर आप उसके ऊपर क्या होगा? तनाव ही बढ़ेगा ना। अब ये चीज़ें समझ ही नहीं रहा कोई इस मुल्क में। इतनी 1 लाख से ज़्यादा छापे पड़ गए हैं पंजाब में, लाखों लोग जो हैं वो आपने बराह रास्त इफेक्ट कर दिए हैं इस सारे मामले से। तो ये मामलात हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को देखने की ज़रूरत है। ठीक है फवाद साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि जो IMF को PTI की जानिब से एक डोजियर देना, जाहिर है ये IMF का प्रोग्राम के मुकम्मल करने में या पाकिस्तान की मुआशी मुआवनत करने में रुकावट बन सकता है, आपके ख्याल में ये सही हिकमत अमली है? देखिए, बात यह है कि जब आप अपने मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हर दरवाज़ा बंद कर देंगे तो लोग क्या करेंगे? जब आप इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दें, ट्राइब्यूनल ख़त्म कर दें, अदालतें ख़त्म कर दें, तो मुझे आप बताइए ना कि ऑल्टरनेट क्या है? आप मीडिया आप ख़त्म कर दें, पीका लॉ जैसे काले कवानीन लेके आप पीका जैसे, और आप मीडिया को बंद कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को उठाया जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो लोग क्या करेंगे? जाहिर है कि फिर बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ जो है वो आप जाएंगे, और वहाँ देखिए दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली आप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फासले क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत नामुनासिब है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान और उसकी अहमियत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आज तुर्किया के साथ दिफा और तिजारत के 20 से ज़ायद नए मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। तिजारत, दिफा, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करना चाहते हैं, ये सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $5 अरब तक ले जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान इस्लामी दुनिया के इंतहाई अहम रहनुमा हैं जिन्होंने अपने मुल्क में निज़ाम को मिसाली बनाया है। हम आपको बताते चलें कि साल 2024 में पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तिजारत का हुज्म $1.2 अरब था। अगस्त 2024 तक तुर्किया की 54 कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की मालियत $3.5 अरब थी। यह दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जमील साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब कितनी अहमियत का हामिल है यह दौरा मौजूदा हालात में? देखिए, ये दौरा शहबाज शरीफ साहब की दावत पर किया है एर्दोगान साहब ने, और ये पहली दफ़ा नहीं तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल है ये कोई 5वीं दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब भी आए थे और अभी एक प्रेसिडेंट हैं 2014 से, तो अभी ये दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी कन्वर्जेंस तो टर्की के साथ रही है, और जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई टर्की में, इसके बावजूद पाकिस्तान टर्की के ताल्लुकात जो थे वो अच्छी फुटिंग पे ही रहे। जो मेजर हमारा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो है डिफेंस कोलैबोरेशन है। हम बायर हैं टर्की इक्विपमेंट के, और टर्की के साथ हमारी 2-वे रिलेशनशिप है डिफेंस पर। फिर हमारी उनके साथ बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। और दूसरा बड़ा इंटरफेस हमारा जो टर्की के साथ है वो है फाइटिंग टेररिज्म। अभी जब मेरी आपसे बात हुई है तो जो टर्की का जो शिप डॉक था वो हमारी अमन एक्सरसाइजेस में जो नेवी की हुई उसमें भी टर्की का डेलीगेशन शामिल था। उनके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी यहाँ पर थे, बल्कि उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। सो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, वेरी पॉजिटिव वाइब्स अबाउट पाकिस्तान। उसके साथ साथ बिल्कुल सही बात आपने की अपने इंट्रो में कि जो हमारा
ट्रेड पोटेंशियल है या जो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है, वहाँ पर देयर इज़ अ लॉट मोर दैट कैन बी डन, और इस दफ़ा उसकी तरफ इशारा मिल रहा है। आपको पता है कि हमारी एक बहुत हाई लेवल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल भी है पाकिस्तान और टर्की की, जिसमें बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं। इसको भी एर्दोगान साहब अपने विज़िट में चेयर करेंगे विद शहबाज शरीफ साहब, ताकि जो ट्रेड मैकेनिज़्म है उसको आगे लेकर जाया जाए। जो एक साइड में पेरिफेरल बहुत उम्दा डेवलपमेंट है या ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के इन सम वेज फेवर में जाती है, वो ये कि टर्की और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें इस वक्त खासी सर्दमोरी मौजूद है, टू द पॉइंट कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है वहाँ पे भी तातुल आया है। और इस हवाले से इंडिया बहुत ववेला डाल रहा है कि ये तातुल इसलिए आया है कि टर्की की कन्वर्जेंस पाकिस्तान से है। तो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ये चंद चीज़ें, और फिर फाइनली जिस पे बहुत बात हो रही है, आपने टीवी पे कमर्शियल्स भी देखे, वो है द सिचुएशन ऑफ द मिडल ईस्ट एंड हाउ द मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको जुड़ना चाहिए और एक लीडरशिप को सामने लाना चाहिए जो ये मुसलमानों के साथ, पैलेस्टीनियंस के साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम ज़ाहिर इस दौरे को तिजारत की नज़र से तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे वक्त में एक दौरा हो रहा है जब अमरीकी सदर बयान दे रहे हैं कि वो गज़ा पर कब्जा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसको रियल स्टेट के तौर पर उसकी पे देखें, और मुस्लिम दुनिया उस पर रिएक्शन दे रही है। और दूसरा, फिर असद रजीम के फॉल के बाद जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो एक मुस्लिम और ईरान भी एक दबाव में है, तो ऐसे में तुर्की के रोल को हम किस तरह से देख सकते हैं? टर्की एर्दोगान के अंदर जो है, आपने देखा उन्होंने अपना नाम भी तब्दील किया, उसको तुर्किया किया। जो एक वेस्टवर्ड लुकिंग टर्की था एर्दोगान से पहले, अब वो एक ईस्टवर्ड लुकिंग टर्की है। और मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम पैराडाइम जो हैं वो इंतहाई अहम हो गए हैं टर्की के लिए। पहले आपको पता है कि टर्की वो सेक्युलर बाय कैरेक्टर, और सेक्युलरिज्म जो था वो वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द टर्की मिलिट्री। और एक दफ़ा वेस्टर्न पावर्स ने एर्दोगान के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री कू की भी कोशिश की थी, जिसको वहाँ के अवाम ने कुल्ली तौर पर नाकाम बनाया था। तो ये जो फेस है टर्की का, वो उसे शनाख्त देता है एक मुस्लिम आइडेंटिटी की, और इस वक्त पाकिस्तान और टर्की में इस हवाले से टोटल कन्वर्जेंस है। आप देखिए कि असद की हुकूमत गिरने के बाद बहुत कमज़ोर हुआ है इरानियन इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट। तो नए पॉलिटिकल डायनेमिक्स जन्म ले रहे हैं, और उन नए पॉलिटिकल डायनेमिक्स में टर्की का बहुत किरदार है, क्योंकि ये उन मुल्कों में है जिसके वैसे तो सफारती ताल्लुकात हैं इज़राइल से, लेकिन वो इज़राइली अग्रेशन पर खुलकर स्टेटमेंट्स देता है, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, इंडिविजुअली भी और बायलैटरली भी। तो इस वक्त जो थ्रस्ट है वो ये है कि क्या मुस्लिम कंट्रीज़ टर्किश लीडरशिप के अंडर जुड़ सकती हैं पुश बैक देने के लिए उन नई फोर्सेस को जो मिडल ईस्ट में कार फरमा हैं, जिनकी पुश्तपनाही अमेरिका कर रहा है और इजराइल भी उसका हिस्सा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। जमील अहमद खान साहब, आपके ख्याल में कौन आइंदा दिनों में मौजूदा हालात में मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम दुनिया को इनफैक्ट लीड करेगा? सऊदी अरब, तुर्किया या ईरान या कोई और? ये तमाम ममालिक का आपने जो नाम लिया है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, क्योंकि अगर अभी से हमने वही सिलसिला शुरू किया जो हमने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के वक्त शुरू किया था, तो इसका एक पुशबैक आएगा, इसकी मुज़ाहमत आएगी अपने ही अंदर से, मुसलमान ममालिक से, या OIC के 57 ममालिक जो हैं उनमें से कई ममालिक इस पर पुशबैक के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लिहाजा पक्का तकाजा यही है, एर्दोगान, हमारे तैयब एर्दोगान प्रेसिडेंट, उनकी एक जो डायनामिक मैकेनिज्म, डायनामिक तरीका एक कार है उनका हुकूमत चलाने का और अपने आवाम को साथ लेके चलने का, अपनी मुस्लिम कंट्री एक को रिप्रेजेंट करने का, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम बात कर रहे हैं उसमें कन्वर्जेंस इस खूबसूरती से की जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस करके चलें। पाकिस्तान की भी यही मंशा है कि बैलेंस करके चलें, और क्योंकि वो इस वक्त आई हैं जिसमें 20 के करीब तो MOU आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि साइन हो गए हैं, और पिछले काफ़ी जो हमारे मुआहदे हैं और MOU साइन हुए हैं
उस पर ये हाई लेवल जो इनकी है काउंसिल, कोऑर्डिनेशन काउंसिल, उसने मजीद कलीदी फैसले करने। याद रहे कि जो ऑप्टिक्स हैं जब हमारे सरबराह जाते हैं तुर्की में, या तुर्की के सदर जैसे अब ये भी हमारे पास आए हैं कल शब, तो उसकी ऑप्टिक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों वहां पहुंचे हुए थे तकरीबन रात के 12 बजे के करीब। वो इस बात की खमाजी करता है कि हमारे कितने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन अपनी जगह पर, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशन बड़े तारीखी हैं हमारे, और साथ साथ उसके साथ साथ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन हमारे बड़े पुख्ता हैं और बड़े मजबूत और मरबूत हैं। तो अब आ जाते हैं वापस दोबारा इलाकाई बात पर कि ये हकीकत है कि इसमें तुर्की के साथ हमारे जो मुआहदे हैं, जो हमारे ट्रेड का मामला है, जो हमारे 5 बिलियन की एक हमारी मनसूबाबंदी है, वो तो इंशाल्लाह हो ही जाएगी। लेकिन ये तमाम के तमाम तिजारत, ये तमाम के तमाम ताल्लुकात, ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट, ये उस वक्त मुमकिन हो सकती है कि जब यहाँ भूचाल ना हो। इस खित्ते में जो भूचाल की एक कैफियत रोनुमा होती जा रही है, अगर ये गाजा वाला मामला, अगर फलस्तीन 2.3 मिलियन यानी 23 लाख फलस्तीनियों को धक्का दे के निकाला गया है, जैसे कि 1948 में जबन देहातों को और शहरों को, छोटे छोटे शहरों को मसमार करके उनको धकेल दिया गया, जो 67 की हदूद से पहले और 1967 की जंग में मजीद जो आज का गाजा और वेस्ट बैंक है उसमें, तो उस तरह महसूस होता है कि अगर ये भौचाल रहा तो जितने भी हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, जितने MOUs हो रहे हैं, उसमें यकीनन एक झटका सा आएगा, उसमें एक तजल्जुल सा पैदा होगा। तो उस लिहाज से अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की जो है वो तो EU कमीशन, कस्टम कमीशन का मेंबर है, और EU कस्टम कमीशन का मेंबर होने की हैसियत से वो अपना माल, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बगैर किसी ड्यूटी के यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा सकता है। अगर हमें भी वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, क्योंकि अब हम FTA साइन कर चुके हैं उनसे, तो हमारा ट्रेड आगे बढ़ सकता है। इत्तेफाक की बात देख लें, सितम ज़रीफ ही देख लें कि हमारे ताल्लुकात बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हैं, हमारे पीपल टू पीपल रिलेशन भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मैंने जैसे कि बताया मिलिट्री भी, गवर्नमेंट लेवल की भी। उसके बावजूद जो ट्रेड जितना होना, उनका ट्रेड इंडिया के साथ ज़्यादा है उनका ट्रेड, क्योंकि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके अलावा जो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट, उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे असबाब हैं, तो जिसकी वजह से वो इतने बड़े अपने डेलीगेशंस को, ताजरों को लेके तो आई हैं, लेकिन उसमें बड़े वाइड रेंजिंग डिस्कशंस भी होने हैं। उसमें ये जो अभी आज उनकी मीटिंग हो रही है पाक तुर्की बिजनेस फोरम पर, लेकिन वो उस वक्त मुमकिन है कि जब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी कोशिश की, अगर वो हो जाए उनकी और IMF मान जाए और कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिजली का जैसे सबसे फहरिस्त मामला है, तो फिर ये दोनों जो मनसूबाबंदी है, ये दोनों ख्वाहिशात हैं, वो पूरे हो सकते हैं। वरना इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल, आपको ये भी मैं बताता बिल्कुल सही है। तो जमील साहब, मेरा बुनियादी सवाल फिर आपसे वही होगा कि हम क्या इस मेरा सवाल सर फिर यही होगा कि क्या हम इस दौरे को सिर्फ तिजारती नज़र से देखें? आपने कोलालमपुर समिट का भी जिक्र किया, उसमें जाहिर है सऊदीज़ की रिजर्वेशंस थी कि शायद एक नया ब्लॉक बन रहा है, या इस हवाले से कोई मामला था। तो इसको हम क्या किसी और आंख से भी देख सकते हैं, या सिर्फ खालिसतन तिजारती नज़र से ही इस दौरे को देखना चाहिए? नहीं, देखिए, ये दौरा जो है, जब तक कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक मुल्की स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किसी किस्म की कोई तिजारती रेल पेल या कोई तिजारती बढ़ावा नहीं मिल सकता ना। तो यकीनन ये तिजारती तो मामला उस वक्त होगा जबकि ये खिते में जो भूचाल आया हुआ है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसमें रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये बड़े कलीदी मुल्क हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी पहली चीज़ तो हमें मानना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि जब से 7 अक्टूबर से लेके 2023 से लेके आज तक जो कत्ल वारत होता रहा है गजा में, उसमें ये प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया है OIC, और उसके पहले ही प्रीएम्बल में मैंने कोट पहले भी किया है, 16 उसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों की किस तरह मदद करनी है, किस तरह साथ देना है, और आर्टिकल 18 में भी, लेकिन उसको फाल नहीं किया जा सका।
ये मर्द मोमिन है रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान मिलके, बाकी मिलके सऊदी अरब को बगैर एंटेगोनाइज किए हुए उनको, क्योंकि इस वक्त उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है। अब जो मुस्लिम उम्मा या 57 ममालिक जो अब मैदान में आएंगे वो कुआलालंपुर के पस मंजर से हटकर आएंगे। इस वक्त मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, इस वक्त उन नेबरिंग कंट्री में जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, तो आप समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सही है, इन मसाइल को भी हल करने की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जमील अहमद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर हुमा बकाई साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और कल का जो मैच था वो बड़ा खुशाइन था कि पाकिस्तान ने एक बड़ा टोटल 353 रन का चेस किया और बहुत शानदार कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई और 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंच गया है। इस कामयाबी को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं, इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कल का मैच तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जीता, 350 से ज़्यादा रन्स को चेस किया, बहुत उमदगी के साथ किया और फाइनल में भी पहुंच गया है। लेकिन बहरहाल कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में 300 से ज़्यादा रन्स खाए हैं। पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है। ओपनिंग में ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम सेट नहीं हो पा रहे हैं, जो वन डाउन है वो भी स्ट्रगल कर रहा है। एक रेगुलर स्पिनर की कमी महसूस हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, फाइनल खेलने के लिए क्या कुछ मुख्तलिफ ट्राई किया जा सकता है? हमारे साथ कामरान अकमल साहब मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। इकबाल बेग साहब आपको भी शुक्रिया और खुशामदीद। कामरान अकमल साहब, अगरचे पाकिस्तान कल का मैच बहुत अच्छा जीता लेकिन 350 रन बॉलिंग ने खाए भी हैं, क्या एक रेगुलर बॉलर की कमी महसूस हो रही है? देखिए, रेगुलर बॉलर खेल तो रहे हैं, डेफिनेटली कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन 15 में है। आप वनडे क्रिकेट जब तक असद भाई स्पेशलिस्ट के साथ 5 बॉलर्स के साथ नहीं ना जाएंगे तो आपको वनडे क्रिकेट में फिर ऐसी मार पड़ेगी, ऐसे फिर बड़ा स्कोर बोर्ड आपको लगेगा, चेस करना पड़ेगा। तो दुनिया में इस अप्रोच के साथ खेला जाता है, मॉडर्न डे की क्रिकेट है। तो पाकिस्तान टीम को, हर टीम जो टॉप टीम के खिलाफ खेलेंगे 300 प्लस रन चेस करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बॉलिंग कंप्लीट खिलानी पड़ती है। जो 15 अनाउंस किए हैं उसमें उनके पास बॉलर्स हैं कंप्लीट, ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो आप उसको खिला सकते हैं। बैट्समैन 7 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिस कर रहे हैं, उसको खिलाएंगे तो डेफिनेटली 25 से 30 रन की कमी आ जाएगी टोटल। जो भी दूसरी टीम बनाएगी आपकी बॉलिंग मजबूत होगी। उसके बाद जैसे कल पाकिस्तान टीम खेली है उससे नजर आया कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा। रिकॉर्ड चेस किया, रिकॉर्ड बैटिंग की है, पार्टनरशिप रिकॉर्ड लगी है। ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा जबरदस्त रहा है। कल का मैच और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अभी मजीद चीजें और बेहतर कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सोचना पड़ेगा कि आजकल की क्रिकेट में 310, 320 रन सेफ नहीं है, उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका ने 350 करके हार गए हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, जो हम 4-5 साल पहले कहते हुए आ रहे हैं कि आप अपनी क्रिकेट इस तरह की खेलें, इस तरह डेवलप करें। दुनिया में क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, तेज खेली जा रही है, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो कल की जो विक्ट्री है ना, उसने सारा हम लोगों को चेहरा दिखा दिया आने वाले टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी में किस टाइप की क्रिकेट होगी। जी बिल्कुल सही है। इकबाल भाई साहब, ज्यादातर टीमें 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आ रही हैं, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को एक स्पेशलिस्ट रेगुलर स्पिनर की ज़रूरत रहेगी? ये वाला कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा? देखें, कामरान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप 4 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ आपको जाना चाहिए। ये पार्ट टाइमर्स के साथ खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से वो ओवर्स करा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बाद में इनके लिए मुश्किल डाल सकता है। आप देखें, 330 रन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ किए लाहौर के मैच में, फिर 352 रन कल साउथ अफ्रीका ने कर दिए। और पाकिस्तान इस 1-2 कैचेस जो लिए सलमान अली आगा ने, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान को न सिर्फ बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखाना होगी, क्योंकि अब बड़ा टफ कॉम्पिटिशन सामने आ रहा है और हम पहुंच गए फाइनल में। ये भी एक मोरल बूस्टर है, वरना आप देखें कि नेशनल स्टेडियम इस कराची की इस पिच पर
707 रन स्कोर हुए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच बैट्समैनों के लिए बहुत साजगार थी। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग बड़ी गंदी की, उनके 2 बॉलर तो नहीं खेले, कागिसो रबादा और उनके अलावा मार्को यानसन। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरह की रिहर्सल थी असद। और मैं समझता हूं कि अब जो आइंदा आने वाले, जो खास तौर पर कल फाइनल है, उसमें पता चलेगा। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा ग्रुप बड़ा टफ है, तो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। भारत ने 5वां स्पिनर भी शामिल कर लिया जसप्रीत बुमराह के अनफिट होने के बाद, वरुण चक्रवर्ती को। तो हम जा रहे हैं एक स्पिनर के साथ, और अगर उसकी कहीं पिटाई हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। कल के मैच में भी उसने बॉलिंग तो की लेकिन कोई विकेट नहीं ले सका। तो मेरे ख्याल में ये ब्लंडर्स हैं, और इनको बजाय इसके कि हम जीत का जश्न मनाएं, खुशफहमी में मुब्तला हों, जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसी तरह से टेम्परेरीली हमें खुशियां मिलती जाएंगी और बाद में कहीं गम न मिल जाए। हाँ बेग साहब, हमारी ओपनिंग जो है जोड़ी, उसमें बाबर आजम आपको सही फिट लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि बाबर आजम ही के साथ ओपनिंग पे जाना चाहिए? वो ओपनिंग पे नहीं चल रहे हैं, और फिर उनको ओपनिंग पे खिलाने से हमने 2 डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई किए हैं 1 डाउन पे। कामरान गुलाम को खिलाया, सऊद शकील को खिलाया, दोनों ही अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम को नीचे लाना चाहिए, और क्या वाकई सऊद शकील के साथ ओपनिंग को ट्राई करना चाहिए? देखिए, इन्होंने कॉम्बिनेशन ही ऐसा सिलेक्ट किया है असद, ये हैरत की बात है कि इतने अजहर अली पाकिस्तान का कप्तान रहा है, इतने टेस्ट मैचेस 90 ऑड खेला है। असद शफीक 70 से 77 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेला है। आकिब जावेद तजुर्बाकार आदमी है, और उसके अलावा जो है इनके डाटा एनालिस्ट हैं हसन चीमा साहब, वो भी डाटा इनको प्रोवाइड करते होंगे। तो सिलेक्शन ही आपने गलत किया है कि आप एक रेगुलर ओपनर के साथ जा रहे हैं, और ऊपर से आप ये कहते हैं कि जी किंग कर लेगा। ये कौन सा कप्तान कहता है कि किंग कर लेगा? आप उस पर और प्रेशर डाल रहे हैं कि किंग अगर नहीं करेगा तो क्या वजीर या प्यादा बन जाएगा? ये हैरत की बात है। और बाबर आजम ने कल निस्बतन बेहतर बैटिंग की पहले मैच की बनिस्बत, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। आप देखें, इस टूर्नामेंट से पहले, ट्राई सीरीज से पहले, सिर्फ 2 मरतबा बाबर आजम ने अपने 10 साल ओडीआई कैरियर में इनिंग्स ओपन की, और दोनों मरतबा वो नाकाम रहे थे। आप उन पे दबाव डाल रहे हैं, आप इस तरह की स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। दुनिया रेगुलर ओपनर के साथ जा रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता असद कि इनको कौन बताता है। बाज लोग तो कहते हैं कि पसे पर्दा शॉट कोई और खेल रहा है, और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक साबिक सीनियर मैनेजर का नाम भी ले रहे हैं, वहाब रियाज। पसे पर्दा उनका इनपुट बहुत शामिल है। बिलाल अफजल साहब जो चेयरमैन साहब के मुशीर हैं, उनका भी इनपुट शामिल है। और फिर हसन चीमा साहब किस दर्द की दवा है? अगर वो डाटा सही नहीं प्रोवाइड कर सकते तो क्या कर रहे हैं वो सिलेक्शन कमेटी में? इन सबको लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है सिलेक्टर्स को, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही है। कामरान साहब, आपके ख्याल में ओपनिंग जोड़ी को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं? ओपनिंग ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के पास? देखिए असद भाई, अब तो डिबेट खत्म हो गई है कि कॉम्बिनेशन चेंज करे। 11 तारीख गुजर गई है, अब उसी सूरत ही रिप्लेसमेंट होगी जब कोई अल्लाह ना करे कोई इंजरी होगी तो। लेकिन जो 15 अनाउंस किए हैं उसमें आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली है, लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप बाबर को मजीद अंडर प्रेशर कर रहे हैं ओपन करवाने के बाद। नो डाउट वन डाउन बैट्समैन भी नई बॉल पे जाके पहली बॉल पे भी ओपनर आउट हो सकता है, लेकिन एक प्रेशर होता है। आप होते हैं कि डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से कितने मैचेस में ओपन की हुई है, 2 मैचेस में की हुई है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये आप एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हैं बाबर पे। और ओपनर डेफिनेटली उस्मान खान है, ओपनर है, T20 में भी ओपन करता रहा, PSL में भी, वनडे कप में भी। आप उससे चांस ले सकते हैं। अगर आपने ओपन करवानी है, बाबर को बचा सकते हैं, तो उससे मेरे ख्याल से ओपन करवानी चाहिए। और जहां तक बात है टीम की सिलेक्शन की, मेरे ख्याल से ठीक है, इकबाल भाई की अपनी राय है, सबकी अपनी राय है, लेकिन जहां तक मैंने देखा जो मेंटोर है, और जैसे वहाब की बात है या अजहर अली की है, अजहर अली तो खैर सिलेक्टर है, वो डेफिनेटली उनकी इनपुट है किसने ओपन करनी किसने नहीं। इसमें बाकी मेरा नहीं ख्याल किसी और का रोल है या मशवरा दे सकते हैं। वो अपनी काम के साथ लगे हुए हैं, जूनियर के साथ, चैंपियंस कप के साथ, मेंटोर के साथ। लेकिन ये है कि जो टीम बनानी चाहिए ये सिलेक्टरों का काम है, ये वहाब का काम नहीं है। वहाब मेरा नहीं ख्याल के इतना इंटरफेयर कर रहा है, ना उसकी डोमेन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके साथ रहा हूँ। लेकिन ये डोमेन सिलेक्टर की और आकिब भाई की है, कप्तान की है। फिर बाबर ने अपनी रजामंदी शो की है तो उसे ओपन करवाई जा रही। बाबर रोक भी सकता था, लेकिन इसको देखना चाहिए कि आप कितना अच्छा जा रहे हैं, तो वो फिर ही जाके काम होगा, कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। तो उस्मान खान से
चांस ले सकते हैं। सऊद शकील का बात कर रहे हैं कि उससे ओपन करवाएं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम के लिए, साउथ के लिए भी जैसे बाबर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा, फिर साउथ भी खराब होगा, नई रन होंगे, अंडर प्रेशर होगा। तो एक जो जिस नंबर का बैट्समैन है उस नंबर पे खिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो बाबर आजम को आपके ख्याल में नंबर 3 पर ही आना चाहिए, वो उनके लिए भी बेहतर है और टीम के लिए भी? देखिए उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, टीम के लिए भी बहुत ही बेहतर है, लेकिन अब उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है, मैंने कहा ना, अब हमने इस टीम को सपोर्ट करना है। जब तक टूर्नामेंट नहीं खत्म होता, पाकिस्तान के मैचेस नहीं खत्म होते, पहले 2 मैचेस पे, पहले मैचेस पे बड़ा डिपेंड करेगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। जो कल का मैच जीते हैं, जो कॉन्फिडेंस नजर आया, ये जो परफॉर्मेंस है ना भाई, ये कोई ऐसे दिनों में नहीं आती, ये सदियों बाद आती है और सदियों याद रखी जाती है। जो पाकिस्तान टीम ने कारनामा कल किया, जो चेस किया, बेशक उनके नए प्लेयर्स थे, 5-6 प्लेयर्स अभी भी नहीं खेल रहे थे कल के मैच में, लेकिन 350 रन करने, चेस करना, 3 आउट होना, वो बड़ा जबरदस्त है। और स्टार्ट में जैसे फखर ने और बाबर ने स्टार्ट दिया, फर्स्ट 10 ओवर्स में 90 रन, वहां से मोमेंटम, एक बिलीव नजर आया। उसके बाद सऊद ने जितना भी खेला, सबसे अच्छी चीज है रन रेट मेंटेन रखा, ऊपर नहीं जाने दिया, जो हम 5-6 साल से देखते हुए आ रहे थे कि रन रेट 6 का है तो 8 पे चला जाता है, 10 पे चला जाता है। कल गेम अवेयरनेस नजर आ रही थी, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी कि रन रेट उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा जो चेजेबल हो। और उतनी आउटस्टैंडिंग सलमान अली आगा ने और रिजवान ने जो सेंचुरियां की है, मैच फिनिश किया, रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाई है, ये सदियों याद रखी जाएगी। और साउथ अफ्रीका ये 4 मैचेस भूलेगी नहीं, जो साउथ अफ्रीका में 3 जीत के आए हैं और चौथा मैच जो कल हम लोग जीते हैं साउथ अफ्रीका से। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने, हमें इसी टीम को सपोर्ट करना है, लेकिन और हम इसीलिए जो स्क्वाड में ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था बेग साहब के, इमामुल हक जगह नहीं बना पाए डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बावजूद, वो क्या एक अच्छा ऑप्शन नहीं थे? चलिए अब तो नहीं है, लेकिन मुख्तसरन अगर आप कहना चाहें। आप तो साफ निकल गया असद, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इमामुल हक ऑप्शन थे और रेगुलर ओपनर हैं, उनका जो है ना, उनका रिकॉर्ड भी बड़ा जबरदस्त रहा है। ओडीआई में अपने डेब्यू पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के उन 3 क्रिकेटर्स में शामिल हैं, सलीम इलाही और आबिद अली के अलावा इमामुल हक। लेकिन जो कामरान कह रहे थे कि डोमेन बाप का नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। बात पाकिस्तान क्रिकेट में यही होता है कि बाज लोग पसे पर्दा रहकर शॉट्स खेलते हैं। जब आप लास्ट ईयर गए थे, वहां पर सीनियर मैनेजर थे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, जो वर्ल्ड कप में T20 में हम गए, और वहां जो वाकयात हुए सबको पता है कि डैलस में टिकट्स बिक रहे थे कव्वाली नाइट के, तो जो मैच मचा, उस मैच की वजह से वहाब रियाज को हटाया गया। लेकिन हटाने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें मालदीव भेज दिया गया, तो मालदीव में वो एक कोचिंग कोर्स करके आए, और फिर उसके बाद अब उन्हें मेंटोर्स का वो एडवाइजर जो चैंपियंस कप में बना दिया गया। तो इसका मतलब है उनका रोल कहीं ना कहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये आप मजमूई तौर पर, मैं ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से होप्स हमारी पाकिस्तान को तो हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के अलावा कौन सी आपके ख्याल में फेवरेट टीम्स हैं आपकी? और इंडिया को कहा जा रहा है कि इसको ये बेनिफिट रहेगा कि वो एक ही कंडीशन में खेल रही है और बाकी सारी टीमें जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगी और उनकी कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, तो क्या जो अपनी शराइत इंडिया ने मनवाई हैं उससे उनको एडवांटेज भी रहेगा? देखिए बिल्कुल रहेगा। और आपको पता है आईसीसी का रेवेन्यू 80% इंडिया से आता है, तो वो अपनी मर्जी तो करेंगे। और इतनी फेवर मेरे ख्याल से जितनी इंडियन टीम को मिलती है, जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवा दी है, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा दी है, बस आपको पता है ये बातें कुछ डिफरेंट की जाती हैं। जो पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलना चाहते, पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहते इस गवर्नमेंट के होते हुए, वो लहदा इशू है, ये कोई और कोई बात नहीं है। खैर वहाँ पे भी खेले, कोई मसला नहीं। क्रिकेट कौन सी पाकिस्तान की बंद हो जाएगी या इंडिया की बंद हो जाएगी, वो नहीं आएंगे तो चलती रहेगी क्रिकेट। जो आपने सवाल पूछा था ना कि टीम में इमाम नहीं है, देखिए ये 11 तारीख से पहले इकबाल भाई ने भी बड़ी बातें की हैं, हमने भी बड़ी बातें की हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इमाम नहीं, आप शान देखें, उसके बाद सफियान है, उसकी ऑप्शन थी, फिर ऑलराउंडर में आमिर जमाल की ऑप्शन थी। ये चारों में से किसी आपको टीम सेलेक्ट कर सकते थे। बड़ी बातें सबने की हैं सेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान टीम। लेकिन अब टाइम गुजर गया, तो इसलिए अब हम मजीद बातें करेंगे, ये टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी। अब यही टीम खेलेगी, तो मेरे ख्याल से इसी टीम को कॉन्फिडेंस दें और क्लैरिटी दें। और आज जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम ने इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो बाकी टीमें हैं जैसे न्यूजीलैंड के साथ फाइनल है, उनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप नहीं है।
तो हमें सोचना चाहिए कि जब टॉप बॉलिंग लाइनअप आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, इंडिया आएगी, उनके खिलाफ कैसे खेलना है। और सेमीफाइनल के लिए तो मैं तो अपनी टीम से जैसे कल क्रिकेट खेली इसी टाइप की खेलते रहे, तो हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि हमारी टीम टॉप 4 में फिनिश करे। इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आप इंग्लैंड देख लें कितनी मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी वीक हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए, ये भी बड़ी डेंजरस टीम हो सकती है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये अपसेट कर सकती है, इनमें इतनी एबिलिटी है, इतने प्लेयर्स हैं कि जो एशियन कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। स्पिन बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, एक कंप्लीट टीम लगती है। मुझे लग रहा है अब ऑस्ट्रेलिया मैंने पहले कहा था, लेकिन जो 5 प्लेयर निकले हैं उसकी वजह से थोड़ी वीक टीम लगी है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान चौथी टीम हो सकती है। अच्छा बेग साहब, मैं आपकी फेवरेट टीम्स या 4 टॉप टीम्स आपसे जानने से पहले 11 तारीख तो गुजर गई, इस पर हम बार बार कह रहे हैं कि इसको कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपके ख्याल में अगर कल का मैच इंशाल्लाह हम फाइनल जीत जाते हैं तो फिर ये मुश्किल नहीं हो जाएगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन या ऑर्डर को चेंज करना, हम कहेंगे बस हम जीते हैं, खामियों के साथ भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, या स्टिल ऑप्शन रहेगा कि आप ऑर्डर में कोई चेंज कर सकते हैं या एक आध जो प्लेयर है उसको चेंज कर सकते हैं? देखिए असद, जीत तमाम खामियों को छुपा देती है और शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है। पाकिस्तान ने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कल परफॉर्म किया है, लोगों की तवक्कुआत और बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान का कल मैच है न्यूजीलैंड से, वो एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान के लिए एक रिहर्सल मैच साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान को फिर 19 फरवरी को यही नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। इस ग्रुप में अगर आप देखें कि भारत को धचका तो लगा है, जसप्रीत बुमराह जो है उनके अनफिट हो गए और उन्होंने एक 5वां स्पिनर, हम तो एक स्पिनर को रो रहे हैं, उन्होंने 5वां स्पिनर भी शामिल कर दिया वरुण चक्रवर्ती को, और वो 5 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, हम यहाँ 19 तारीख को खेल कर दुबई जाएंगे, भारत 20 तारीख को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और फिर 23 को हम भारत के मध्य मुकाबले होंगे। यहाँ थोड़ा सा कामरान सही कह रहा है कि भारत को हमेशा फेवर किया जाता है, यहाँ थोड़ा सा एज होगा। लेकिन जो कल परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तानी बैट्समैन इसी तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं, फ्लूक पे नहीं होना चाहिए, मुसलसल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। और मैं कामरान की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि उस ग्रुप से अब ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी चले गए, पैट कमिंस नहीं है, उसके अलावा जॉर्ज हैजलवुड नहीं है, मार्कोस स्टॉइनस नहीं है, उनके अलावा मिचेल स्टार्क नहीं है, तो उनकी टीम जो है ना वो हल्की हो गई है और उसकी वजह से जो है वो फर्क पड़ेगा। और उस ग्रुप से मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान कैन बी अ टफ अपोनेंट और उसके अलावा इंग्लैंड, और हमारे ग्रुप से न्यूजीलैंड के चांसेस ब्राइट हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के, लेकिन पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान और भारत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान टॉप 4 में फिनिश करे, ये हमारी ख्वाहिश है, दुआएं भी हैं, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। टाइटल का दिफा करना पाकिस्तान के ऊपर, क्या इसका दबाव रहेगा कामरान साहब के टाइटल का दिफा कर रहे हैं? ये बिल्कुल रहेगा। देखिए टोटली डिफरेंट टीम है, इस टीम में मेरे ख्याल से सिवाय बाबर के और फ़हीम अशरफ है, फ़खर है, 4-5 सिर्फ वो प्लेयर हैं जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। देखिए ये इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान का ना पहले मैच पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान टीम पहला मैच कैसे खेलती है। देखिए हर टीम के लिए पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रहा है, ये पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ जो हो रहा है, ये मैच कभी बांग्लादेश के साथ पहले होता ना तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होना था। लेकिन आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितना रेवेन्यू देता आईसीसी को, उन्होंने अपना मैच पहला बांग्लादेश के साथ लिया। ये सारी चीज़ें चलती है, नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे हमें एडवांटेज देना चाहिए था। पहला मैच हो जाता बांग्लादेश के साथ, में भी हमारी टीम का कॉन्फिडेंस और एक विक्ट्री के साथ बड़ी टीम के साथ खेलने तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट है, ये 3 नेशन जो सीरीज हुई है 2 बड़ी टीमों के साथ खेल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें बांग्लादेश से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि आपने चेज़ किया हुआ है, बड़ी टीमों के साथ खेलें। हमारे बड़े हमेशा कहते थे जब भी हम लोग डोमेस्टिक खेलते हैं या आईसीसी इवेंट खेलने जाते थे कि आईसीसी इवेंट से पहले आप कोई बड़ी सीरीज टॉप टीम के साथ खेल लेना, बेशक हारे या जीते, लेकिन आपको आईसीसी में जाके बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो पाकिस्तान टीम को ये सोचना चाहिए कि हम लोग 2 बड़ी टीमों के साथ खेल के
चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, हमारे मुल्क में हमारी कंडीशन है और हमें बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। जैसे कल पाकिस्तान टीम ने कारनामा किया, वो जज्बा, वो गेम अवेयरनेस, वो अप्रोच हमें मॉडर्न डे की क्रिकेट और यही खेलनी पड़ेगी, फिर ही जाके हम बड़ी टीमों से खेलेंगे। मैं बार बार ये कहूँगा कि जो साउथ अफ्रीका की कल बॉलिंग थी ना, वो इंडिया की नहीं है, वो न्यूजीलैंड की नहीं है, बहुत बेहतर, फार बेटर है उनकी बॉलिंग। और जो इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को रखा, अरशद राणा को रखा बुमराह की जगह, वरुण चक्रवर्ती को एक ओपनर उन्होंने ड्रॉप करके तीसरा उसको रखा, 5 स्पिनर्स खिला रहे हैं। तो हमें स्पिनर्स खेलना और जैसे कल खेले हैं मेरे ख्याल से कमाल खेले हैं और इसी चीज़ को कंटिन्यू रखें हमारे बैटर। और बाकी जो बाबर 20-25 बना रहा है वो लंबा जाए, एक्सटेंड करे अपनी इनिंग। साउथ खेल रहा है तो वो 10-15 पे आउट होना क्राइम है, टीम को प्रेशर में छोड़ना है, उस इनिंग्स को बिल्ड करे जैसे सलमान अली आगा ने की है, जैसे रिजवान ने की है। तो वो आप देखें कि 350 रन भी चेज होते हैं। प्लानिंग अच्छी हो, अप्रोच अच्छी हो, स्ट्राइक रोटेट होती रहे, बाउंड्री लगती रहे, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सही चल रही होती हैं। एकदम से इतना बड़ा टोटल हमने देखा है अक्सर एक साइड से ही होता है, टांग रखे मारनी मिड विकेट की तरफ, लेकिन कल पूरी ग्राउंड की तरफ ये दोनों बैट्समैन खेले हैं, ये अच्छी चीज़ है। फिर फखर ने एक मोमेंटम बना के दिया है, तो ये बिलीव तो है पाकिस्तान टीम के पास कि किसी भी टीम को किसी भी टाइम कुछ कर सकती। वाहिद टीम है पाकिस्तान की, हारती है तो फैंस रोते हैं, जीतती भी है तो फैंस रोते हैं कि ये क्या कारनामा कर दिया। तो पाकिस्तान टीम है इस काबल के हर टीम के खिलाफ खेल सकती है। सही है। आखिरी सवाल बेग साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान किन 2-3 बड़े यानी किन प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी? शाहिद अफरीदी हम देख रहे हैं कि थोड़ा डेथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? और हम नीचे से और ऊपर यानी बैटर्स और बॉलर्स जो हैं किन पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं? देखिए, हम शाह अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर बन गया था, लेकिन अब उसकी फॉर्म में डिप आई है। शुरू के ओवर्स वो सही करता है, बाद में जब डेप्थ ओवर में वो बॉलिंग करता है तो पिटाई हो रही है। दोनों मैचेस में हमने देखा काफी रन दिए। और नसीम शाह की भी मुझे फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। मोहम्मद हसनैन को कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते, साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया, यहाँ पहला मैच नहीं खिलाया फिर खिला दिया, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे बॉलर को तो कैसे काम चलेगा? तो मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। बैटिंग तो हमारी देखें, फखर, बाबर आजम और अगर सऊद शकील रन करता है और फिर रिजवान और सलमान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, बैटिंग तो हमारी बेहतर है, लेकिन हमारी बॉलिंग हमारे लिए असद लम्हे फिक्रिया है कि हम 330 न्यूजीलैंड के खिलाफ करा देते हैं, 352 यहाँ साउथ अफ्रीका के। तो हमें हमारे बॉलर्स को खासतौर पर जो आखिरी ओवर्स हैं उसमें वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं ये देखना होगा। आकिब जावेद इनके साथ हैं, डेफिनेटली वो इनको कोई ना कोई टिप्स जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।